हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कभी कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है और आज हम ऐसी ही 3 कहानियों पर नजर डालेंगे। साल 1956 में एसएस एंड्रिया डोरिया नाम का एक शानदार ओशन लाइनर यानी समुद्री जहाज इटली का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे सुरक्षित जहाज माना जाता था। लेकिन इन वजहों से इस जहाज को याद नहीं किया जाना था। उसी साल 25 जुलाई को ये जहाज यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा था जब वो अचानक बहुत घने कोहरे में घिर गया और इसीलिए नियमों का पालन करते हुए कैप्टन ने जहाज की रफ्तार धीमी कर दी और कोहरे का सायरन बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक और जहाज स्वीडन का ओशन लाइनर जिसका नाम एसएस स्टॉकहोम था, वो भी उसी कोहरे में दाखिल हुआ। लेकिन उन्हें एंड्रिया डोरिया की पोजीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब दोनों जहाज रडार का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से दोनों जहाजों ने रडार पर जो देखा उसका गलत मतलब निकाल लिया और इसलिए किसी ने भी एक दूसरे से संपर्क नहीं किया और वो तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते चले गए। जब तक दोनों जहाजों ने एक दूसरे को अपनी आंखों से देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर होना अब तय था। उस रात 11:10 पर स्टॉकहोम का अगला हिस्सा सीधा एंड्रिया डोरिया के साइड से जा टकराया और जहाज के अंदर 40 फीट तक घुस गया और फिर बाहर निकला। इस टक्कर से एंड्रिया डोरिया पर सवार 46 लोग और स्टॉकहोम पर सवार 5 लोग मारे गए। जब ये खबर फैली तो दुनिया भर के हर बड़े न्यूज चैनल ने इसे कवर किया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का एबीसी न्यूज भी शामिल था। इस कहानी को कवर करने के लिए उन्होंने जिस न्यूज रिपोर्टर को चुना उसका नाम एडवर्ड मॉर्गन था और उनके साथ काम करने वालों को ये बात नहीं पता थी कि एडवर्ड की 14 साल की बेटी लिंडा मॉर्गन उसी एंड्रिया डोरिया जहाज पर सवार थी और लाइव जाने से ठीक पहले एडवर्ड को बताया गया कि उनकी बेटी लापता लोगों में शामिल है और मान लिया गया है कि वो मर चुकी है। वो और जानकारी का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे और इस जबरदस्त बोझ के बावजूद एडवर्ड मॉर्गन ऑन एयर गए और उन्होंने बिना अपना संतुलन खोए और बिना अपनी बेटी का जिक्र किए पूरी कहानी बताई। लेकिन जब वो एयर से हटे तो उस हादसे से जुड़ी एक और कहानी सामने आने लगी। ऐसा पता चला कि एंड्रिया डोरिया के उन कमरों में से एक में जहां स्टॉकहोम ने सीधी टक्कर मारी थी, एक लड़की सो रही थी। हादसे के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे समझ नहीं आया कि वो कहां है। वो अपनी मां को आवाज लगाने लगी। उसी समय स्टॉकहोम जहाज पर मौजूद एक आदमी ने उस लड़की के रोने की आवाज सुनी। वो स्टॉकहोम के अगले हिस्से की तरफ भागा जहां से उसे वो आवाजें आ रही थीं और जब वो वहां पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। स्टॉकहोम के टूटे हुए अगले हिस्से पर एक बिस्तर टिका हुआ था और उस बिस्तर पर एक 14 साल की लड़की लिंडा मॉर्गन लगभग बिना किसी चोट के बैठी थी। बाद में पता चला कि जब स्टॉकहोम जहाज एंड्रिया डोरिया के अंदर घुसा तो उसके अगले हिस्से ने लिंडा मॉर्गन के बिस्तर को ऊपर उठा लिया और उसे अपने साथ अंदर खींच लिया और फिर जब वो एंड्रिया डोरिया से बाहर निकला तो वो उस बिस्तर और लिंडा मॉर्गन को भी अपने साथ ले आया। जब एडवर्ड मॉर्गन को पता चला कि उनकी बेटी ही वो चमत्कारी लड़की है तो वो भावनाओं से भर गए। वो दोबारा ऑन एयर गए और इस बार उन्होंने अपनी बेटी और उसके अविश्वसनीय तरीके से बचने की कहानी के बारे में बात की। उन्होंने ये भी बताया कि किसी अपने से जुड़ी खबर को सुनाना कितना मुश्किल होता है। लिंडा शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गई। उसे सिर्फ हाथ में एक फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन वो सर्वाइवर्स गिल्ट यानी बच जाने के अफसोस से बहुत ज्यादा जूझती रही, क्योंकि उसके सौतेले पिता और सौतेली बहन दोनों ही उस हादसे में मारे गए थे। 27 अप्रैल 1997 को इंडोनेशिया में एक किसान अपने घर के पास एक घने गन्ने के खेत से अपने मवेशियों को लेकर गुजर रहा था जब वो किसी चीज से ठोकर खाकर गिर गया। जब उसने खुद को संभाला और नीचे देखा तो उसे मिट्टी का एक अजीब सा ढेर दिखाई दिया जो वहां बिल्कुल अटपटा लग रहा था। वो उत्सुकता में उसे खोदना चाहता था, लेकिन वो उसकी जमीन नहीं थी। इसलिए वो वापस गांव गया और उसने गांव के मुखिया को मिट्टी के उस अजीब ढेर के बारे में बताया और सुझाव दिया कि वो जाकर देखें कि उसके नीचे क्या है। तो गांव का मुखिया और कुछ दूसरे आदमी वापस खेत की ओर गए। उन्हें वो मिट्टी का ढेर मिला और सबसे पहले उन्होंने एक डंडे से उसे कुरेदा। डंडा सीधा ढेर के अंदर चला गया। वो मिट्टी का एक नरम ढेर था और जब उन्होंने डंडा बाहर निकाला तो उस ढेर से निकलकर एक भयानक बदबू हवा में फैल गई।
इस बात से चिंतित होकर कि इस ढेर के नीचे उन्हें क्या मिल सकता है, उन लोगों ने उसे वैसे ही छोड़कर वापस गांव जाने और अधिकारियों को इसके बारे में बताने का फैसला किया। अधिकारियों ने तुरंत उन्हें वापस जाकर उस चीज को खोद कर निकालने और ये बताने को कहा कि उन्हें क्या मिला। और इसलिए गांव का मुखिया और कुछ और आदमी वापस खेत गए और उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ही उनका भावड़ा ढेर के अंदर किसी नरम चीज से टकराया और इसलिए और मिट्टी को सावधानी से हटाने के बाद उन्होंने देखा कि एक औरत का चेहरा सीधा उन्हें घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे गर्दन तक दफनाया गया था और फिर किसी ने उसके सिर के ऊपर मिट्टी फेंक दी थी। इस पॉइंट पर अधिकारी वहां आए और उन्होंने उस लाश की पहचान 21 साल की एक स्थानीय महिला देवी के रूप में की। गांव में उस लड़की के बारे में पूछने पर पुलिस को पता चला कि उसे आखिरी बार 3 दिन पहले देखा गया था, जब वो किसी काम से घर से निकली थी। लेकिन उसके बाद किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। देवी की लाश मिलने के कुछ ही घंटों बाद एक 15 साल का रिक्शा ड्राइवर पुलिस के पास कुछ जानकारी लेकर आया। उसने बताया कि 3 दिन पहले 24 अप्रैल की शाम को, यानी उसी दिन जब लोगों ने देवी को आखिरी बार देखा था, वो उसके पास सवारी के लिए आई थी। जब वो रिक्शा में बैठी तो उसने पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। लड़की ने कहा कि वो उसे ठीक नहीं बताना चाहती कि वो कहाँ जा रही है। इसके बजाय वो चाहती थी कि वो बस एक खास दिशा में चलाए और जैसे जैसे वो नजदीक पहुंचेंगे वो उसे और जानकारी देगी। इससे ड्राइवर को बहुत अजीब लगा और इसलिए उस दिशा में जाने के बाद उसने फिर से उसकी ओर मुड़कर कहा, क्या तुम मुझे कुछ और बता सकती हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? ये बहुत अजीब है कि तुम मुझे कोई जानकारी नहीं दे रही हो। तो आखिरकार देवी मान गई और उसने बताया कि वो एक शामन यानी तांत्रिक से मिलने जा रही है। तांत्रिक सरल शब्दों में वो होता है जो बीमारों को ठीक करने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है। ड्राइवर को ये अजीब तो लगा कि ये लड़की आधी रात को एक तांत्रिक से मिलने जा रही है और वो भी इतने गुपचुप तरीके से। लेकिन उसे वहां छोड़ने के बाद उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा जब तक कि उसे पता नहीं चला कि वो मर चुकी है। पुलिस उस तांत्रिक के पास पहुंची जो 45 साल का अहमद सुराजी था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो 24 अप्रैल की रात को देवी के साथ था। शुरुआत में सुराजी ने कहा नहीं, वो उसके साथ नहीं था और उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और अंदर देवी का सामान मिला तो सुराजी ने कहा, ठीक है, मैं झूठ बोल रहा था और मुझे कबूलनामा करना है। और उसने बहुत ही बेपरवाही से पुलिस को बताया कि उसने न सिर्फ देवी को मारा है बल्कि उसने दर्जनों दूसरी औरतों को भी उसी तरह मारकर गन्ने के खेत में दफनाया है। और इसलिए पुलिस खेत में गई और चारों ओर देखने लगी और उन्हें जगह जगह मिट्टी के ढेर मिले और उनके नीचे गर्दन तक दफन की हुई औरतें थीं। खुदाई पूरी होने के बाद पुलिस का मानना था कि उन्हें 42 अलग अलग महिलाओं के शव मिले हैं, लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक अंदाजा था। उन्हें लगता था कि और भी हो सकते हैं। अपने ट्रायल के दौरान सूरजी ने विस्तार से बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि 1986 में यानी 11 साल पहले उसे एक बहुत साफ सपना आया था जिसमें उसके मरहूम पिता उसके पास आए और उसे 70 औरतों की लार सलाइवा पीने का निर्देश दिया और अगर वो ऐसा करता तो वो अमर हो जाता। जब सूरजी की आंख खुली तो उसने इस अनुभव को सिर्फ एक अजीब सपना मानकर नहीं टाला। उसे विश्वास था कि उसकी अभी अभी अपने मृत पिता की आत्मा के साथ सच्ची बातचीत हुई है और इसलिए उसने वही करने का फैसला किया जो उसे कहा गया था। लेकिन उसके पिता ने उसे ये नहीं बताया था कि वो इन 70 महिलाओं से लार कैसे निकालेगा और इसलिए कुछ दिनों तक इस पर सोचने के बाद सूरजी ने फैसला किया कि ऐसा करने का सबसे कारगर तरीका बस महिलाओं को मारना और फिर जबरदस्ती उनकी लार लेना होगा। अपने शिकार को खोजने के लिए सूरजी ने अपने गांव के लोगों को बताना शुरू कर दिया कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, कि वो खास तौर पर महिलाओं को हमेशा कायम रहने वाली खूबसूरती और दौलत दे सकता है। और कई लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया और जैसे जैसे ये अफवाह उसके गांव के साथ साथ आसपास के इलाकों में फैली, बहुत सी महिलाओं ने इसके बारे में सुना और उसकी सेवाओं के लिए उसके पास आईं। वो उन्हें कहता कि उस रात बाद में आना जब पूरी तरह अंधेरा हो और किसी को मत बताना कि वे कहाँ जा रही हैं। जब वे पहुंचती तो वे सूरजी के घर के अंदर आती और उसे लगभग $300 के बराबर फीस देती
और फिर वो उन्हें बताता कि उसे उनकी खूबसूरती और दौलत देने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा, और इसलिए वे उसका घर छोड़कर एक कब्रिस्तान से गुजरते हुए उस गन्ने के खेत में जाते। वे कुछ देर तक चलते जब तक सूरजी उन्हें रोकता नहीं। फिर वो उस महिला को एक फावड़ा देता और उसे जमीन में एक गड्ढा खोदने को कहता, और वो उसे यकीन दिलाता कि ये अनुष्ठान का हिस्सा है, और वो वहां खड़ा रहता जब तक वो गड्ढा खोदती, जब तक वो लगभग कमर तक गहरा न हो जाता। फिर वो उसे गड्ढे में उतरने और अपने हाथ अपने बगल में रखने के लिए कहता। अगर वो जरा भी घबराती तो वो उसे फिर से यकीन दिलाता कि ये सब अनुष्ठान का हिस्सा है, कि बहुत से लोगों ने ये पहले भी किया है, कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसलिए वो गड्ढे में उतर जाती, अपने हाथ बगल में रखती, सुराजी फावड़ा लेता और गड्ढे को तब तक भर देता जब तक वो पूरी तरह से हिल-डुल नहीं पाती, और फिर इस पॉइंट पर सुराजी एक केबल निकालता, उसे उनकी गर्दन के चारों ओर लपेटता और गला घोंटकर उन्हें मार देता, और जब वे मर जाती तो वो उनके शरीर को गड्ढे से बाहर निकालता और फिर जबरदस्ती उनकी लार निकालता, और उसके बाद वो फिर से फावड़ा लेता और गड्ढे को थोड़ा और गहरा खोदता और फिर शरीर को वापस गड्ढे के अंदर रख देता, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका सिल अभी भी जमीन से बाहर दिख रहा हो, और वो उन्हें इस तरह रखता कि उनका चेहरा उसके घर की ओर हो, क्योंकि उसका मानना था कि इन महिलाओं को दिन के हर घंटे लगातार उसे देखते रहने से उसे और शक्ति मिलती है। उसने बताया कि जब देवी पहली बार उसके घर आई थी और उसने फीस दी थी तो वो इस अनुष्ठान के लिए बाहर जाने से डर रही थी, तो सुराजी ने उसे इंतजार करने को कहा और वो दूसरे कमरे में गया जहां उसकी पत्नी थी। उसने उसे बताया, सुनो, मैं इस लड़की को मारने जा रहा हूं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम उसे शांत करो। और उसकी पत्नी, जिसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसका पति एक मास मर्डरर है, तुरंत इसके लिए तैयार हो गई। वो कमरे में वापस आई और उसने देवी को यकीन दिलाया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ये पहले भी किया है, ये सब पूरी तरह से सुरक्षित होगा, और उसने यहाँ तक कहा कि वो इस अनुष्ठान को करने के लिए उनके साथ चलेगी। इस पर देवी बहुत ज्यादा शांत हो गई और जाने के लिए राजी हो गई, और इसलिए तीनों घर से निकले, कब्रिस्तान से होते हुए खेत में गए, और फिर सिर्फ 2 लोग वापस आए। सुराजी को 2008 में फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा दी गई और उसकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 3 सितंबर 1986 की आधी रात के करीब डग वेल्स और उनकी पत्नी क्रिस्टिन पश्चिमी मोंटाना में अपनी गली में मुड़ रहे थे जब उन्होंने अपने घर के सामने एक कैंपर पार्क किया हुआ देखा। दोनों में से कोई भी उस कैंपर को नहीं पहचानता था, और इसलिए जब उन्होंने अपने ड्राइववे में गाड़ी लगाई तो डग बाहर निकला और ये देखने के लिए अंदर झांका कि कोई अंदर है या नहीं, और वहां था, एक आदमी आगे की सीट पर सो रहा था। डग में उसे जगाया नहीं, इसके बजाय वो अपनी पत्नी के पास वापस गया। उन्होंने इस बारे में बात की और फैसला किया कि इस आदमी ने शायद यूं ही उनके घर के सामने गाड़ी पार्क कर दी होगी, और ज्यादातर संभावना है कि अगले दिन वो चला जाएगा, और इसलिए कपल अपने घर के अंदर चले गए और सोने की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद डग ने घर के अंदर का सारा कचरा इकट्ठा किया और उसे बाहर कूड़ेदान में डालने जा रहा था। जब वो बाहर गया तो उसके सामने के लॉन में वही आदमी खड़ा था जो अभी अभी कैंपर के अंदर सो रहा था। तो डग बहुत सावधानी से सामने की सीढ़ियों से नीचे उतरा और उस आदमी को चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुरंत उस आदमी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए और कहा कि उसका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। उसने बताया कि उसका नाम वेन नांस है और वो असल में डग की पत्नी क्रिस्टन के साथ शहर के फर्नीचर स्टोर में काम करता है। वेन ने आगे बताया कि वो उस दिन पहले उनकी गली से गुजर रहा था और उसने किसी को उनकी एक खिड़की के बाहर खड़े होकर उनके घर के अंदर झांकते हुए देखा था। वो जानता था कि ये क्रिस्टन का घर है और उसने उनके ड्राइववे में देखा और पाया कि क्रिस्टन घर पर नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि कोई भी घर पर नहीं है, और इसलिए उसने फैसला किया कि वो बस सामने पार्क करेगा और उस व्यक्ति को डरा कर भगाने की कोशिश करेगा और क्रिस्टन के वापस आने का इंतजार करेगा। लेकिन जब तक क्रिस्टन वापस आई तब तक उसे नींद आ गई थी। डग इस पूरी स्थिति से पूरी तरह से चौंक गया था। ये विचार कि उसकी प्रॉपर्टी पर ये आदमी है जो एक दूसरे आदमी के बारे में बात कर रहा है जो उसकी प्रॉपर्टी के आसपास घूम रहा था। तो उसने वेन से पूछा, क्या तुमने उस आदमी को पहली बार देखने के बाद दोबारा देखा? और वेन ने कहा नहीं, उसने नहीं देखा था, लेकिन उसके पास टॉर्च नहीं थी
और इसलिए शायद अगर डग घर के अंदर जाकर कुछ टॉर्च ले आए तो वे दोनों प्रॉपर्टी में घूमकर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वहां कोई नहीं है। डग ने उसे इस पेशकश के लिए धन्यवाद दिया और कहा, ठीक है, तुम घर के अंदर क्यों नहीं जाते और मैं उन टॉर्च को ढूंढता हूं। और इसलिए डग आगे आगे अपने घर के अंदर चला गया और जैसे ही वेन घर के अंदर आया और उसने दरवाजा बंद किया, उसने एक छिपा हुआ लोहे का पाइप निकाला और डग के सिर के पीछे दे मारा। डग घूमा और वेन ने उसे फिर से चेहरे पर मारा और देखते ही देखते दोनों जमीन पर लड़ रहे थे। क्रिस्टन, जो ऊपर थी, ने हंगामा सुना और वो सीढ़ियों से नीचे भागी और उसने नीचे देखा कि उसका पति, जिसके सिर से बुरी तरह खून बह रहा है, जमीन पर खुद को ढके हुए है, जबकि वेन, उसका सहकर्मी, उसके ऊपर खड़ा होकर उसे घूंसे और लाते मार रहा है। इससे पहले कि क्रिस्टन कुछ कर पाती, वेन ने उसे सीढ़ियों पर देख लिया और उसने एक पिस्तौल निकालकर उस पर तान दी और कहा, यहां नीचे आओ और अपने पति के हाथ पैर बांध दो। क्रिस्टन, जो सदमे में थी, बस उम्मीद कर रही थी कि ये सिर्फ एक डकैती है और उनकी जान बख्श दी जाएगी, और इसलिए वो जैसा कहा गया वैसा ही करती है। वो नीचे उतरती है, वेन उसे कुछ रस्सी फेंकता है, वो अपने पति के हाथ पैर बांध देती है और उसके बाद वेन क्रिस्टन को वापस ऊपर बेडरूम में ले जाता है, जहां वो उसे भी बांध देता है। उसके बाद वेन वापस नीचे मेन फ्लोर पर गया, जहां डग अभी भी जमीन पर पड़ा था। उसने डग को पैरों से पकड़ा और उसे सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में खींच ले गया, जहां उसने उसे एक पोल से बांध दिया और फिर उसने उसे पाइप से बेरहमी से पीटा, इससे पहले कि वेन ने एक 8 इंच का चाकू निकाला और उसे सीधे डग की छाती में पूरा का पूरा घोंप दिया। और जब उसने उसे फिर से बाहर निकाला तो डग लुढ़क गया। वेन वापस ऊपर गया, दूसरी मंजिल पर क्रिस्टन को देखने के लिए। उसने देखा कि वो अपनी रस्सियों से आंशिक रूप से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी और लैंडलाइन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तो वो उसके ऊपर कूद गया और उसे फिर से बांधने में कामयाब हो गया। और फिर जब उसे उसकी रस्सियों पर पूरा भरोसा हो गया तो वो ये सुनिश्चित करने के लिए नीचे गया कि डग मर चुका है। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि डग अभी भी उसी स्थिति में झुका हुआ है जिसमें उसने उसे छोड़ा था, तो वेन ने मान लिया कि डग मर चुका होगा और वेन क्रिस्टन पर हमला करने के लिए वापस ऊपर चला गया। लेकिन वेन गलत था, डग मरा नहीं था। और वेन दूसरी बार ऊपर जाने के बाद डग अपने सिर और छाती की भयानक चोटों के बावजूद अपनी रस्सियों से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और फिर लंगड़ाते हुए एक वर्कबेंच तक गया जहां उसकी एक राइफल रखी हुई थी, क्योंकि डग असल में एक गनस्मिथ था और इसलिए उसने राइफल ली और उसमें एक गोली डाली जो उसे टेबल पर मिली थी। और फिर वो सीढ़ियों के बेस तक गया, अपनी राइफल उठाई और मेन फ्लोर तक गया। उसका वेन से सामना नहीं हुआ और उसने पहली मंजिल पर चारों ओर देखा, वो उसे नहीं दिखा और उसने अपनी पत्नी को ऊपर चिल्लाते हुए सुना और इसलिए वो अगली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और अपनी राइफल उठाए हुए ऊपर चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के ऊपर एक हॉलवे था जो दाईं और बाईं ओर नजर से ओझल हो जाता था और इसलिए जैसे ही डग ऊपर जा रहा था वो बाईं ओर नजर से दूर अपनी पत्नी को बेडरूम में चिल्लाते हुए सुन सकता था और बहुत भारी कदमों की आवाज सुन सकता था जो हॉल से नीचे उस लैंडिंग की तरफ भाग रहे थे जहां वो था। और इसलिए डग ने सीढ़ी पर अपनी पोजीशन ली। उसने अपनी राइफल से लगभग छाती की ऊंचाई पर निशाना साधा और अपने हमलावर के सामने आने का इंतजार किया और जैसे ही वेन हाथ में चाकू लिए कोने से तेजी से मुड़ा, डग ने सिर्फ एक गोली चलाई जो सीधे उसके पेट में लगी। वेन पीछे की ओर गिर गया। जो कुछ हुआ था उससे पूरी तरह से हैरान। वो लड़खड़ाने लगा और डग इस बीच अपनी राइफल को एक बेसबॉल बैट की तरह घुमाया, क्योंकि उसके पास और गोलियां नहीं थीं और वो बस हॉल में वेन को मारते हुए चलने लगा, जबकि वेन लड़खड़ाता रहा, गिरता रहा और डग से भागने की कोशिश करता रहा। आखिरकार वो डग से दूर हो गया, उस बेडरूम में घुस गया जहां क्रिस्टन थी और उसने अपनी पिस्तौल पकड़ी और मुड़कर 3 गोलियां उस दरवाजे की तरफ चलाईं जहां अब डग खड़ा था। और डग वो बेअसर था। एक गोली उसके पैर में लगी, बाकी 2 चूक गईं। उसे परवाह नहीं थी। वो बस वेन के पास गया और इस राइफल के पिछले हिस्से से उसका सिर फोड़ने लगा। उसने उसे इतनी बार मारा कि राइफल का बट स्टॉक पिछला हिस्सा टूटकर बिखर गया और राइफल का मेटल एल की तरह मुड़ गया। और किसी पॉइंट पर वेन ने बंदूक गिरा दी, क्योंकि डग उसे अपनी राइफल से बेरहमी से पीट रहा था। डग ने ये देखा, पिस्तौल पकड़ी और बची हुई गोलियां वेन के में उतार दी। पुलिस और पैरामेडिक्स कुछ ही देर बाद वहां पहुंचे
और डग, क्रिस्टन और उनके हमलावर वेन सभी को अस्पताल ले जाया गया। डग और क्रिस्टन पूरी तरह से ठीक हो गए। जहां तक वेन की बात है, वो अगले दिन अपनी चोटों के कारण मर गया। घटना के बाद पुलिस ने वेन नैंस की जांच की, ये देखने के लिए कि ये आदमी कौन था, और उन्होंने पाया कि लगभग निश्चित रूप से वो एक सीरियल किलर था जो 1974 से 1986 तक के कम से कम 6 अनसुलझे हत्या के मामलों से जुड़ा था। लेकिन चूंकि वेन ने मरने से पहले इनमें से किसी भी हत्या को कबूल नहीं किया, इसलिए उसने असल में कितने लोगों को मारा, ये संख्या आज भी अज्ञात है।